हेलो एवरीवन। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 हम कवर करने जा रहे हैं और हम परीक्षा मंथन स्टार्ट हमने किया था और लक्ष्य 2 जो परीक्षा मंथन का है वो चल रहा है। तो 17 वीडियोस जो है कवर हो चुके हैं और ये नेक्स्ट हमारा होगा और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो एक बार टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा है धन सृजन, अदृश्य सहयोग को मिला भरोसे का सहारा। ये पहला टॉपिक है। दूसरा है जमीनी स्तर पर उद्यमिता और धन सृजन। थर्ड हमारा है बिजनेस अनुकूल बनाम बाजार अनुकूल। नेक्स्ट हमारा है ईसीए के तहत औसत मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्न बाजार में सरकार के हस्तक्षेप, कर्ज माफी, समीक्षा के चुनाव, नेटवर्क उत्पादों में विशेषज्ञता के जरिए विकास और रोजगार का सृजन, भारत में कारोबारी सुगमता लक्ष्य, कारोबारी सुगमता है उसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती की एक समीक्षा, एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय जोखिम, आवर्ती जोखिम के मुख्य घटक, हेल्थ स्कोर का विश्लेषण, निजीकरण और धन का सृजन, थालीनॉमिक्स व भारत की थाली की अर्थव्यवस्था और 2019-20 में भारत का आर्थिक प्रदर्शन, वैदेशिक क्षेत्र, वैश्विक व्यापार, मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता, मूल्य और मुद्रास्फीति, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, उद्योग तथा आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्र। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है धन सृजन, अदृश्य सहयोग को मिला भरोसे का सहारा। तो ये देखिए ये किस जो है संदर्भ में है। तो देखिए जो आर्थिक समीक्षा 2019-20 है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं। तो मुख्य बातों में जो पहली बात ये है कि धन सृजन, अदृश्य सहयोग को मिला भरोसे का सहारा। तो देखिए अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने भरोसे के सहारे के साथ, ठीक है, बाजार के अदृश्य सहयोग पर विश्वास किया है। ठीक है, अब कैसे किया है देखिए बाजार का अदृश्य सहयोग जो है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ अब देखते हैं। देखिए बाजार का अदृश्य सहयोग आर्थिक लेन देन में खुलेपन में प्रतिबिंबित हुआ। ठीक है ना, बाजार का जो अदृश्य सहयोग है वो आर्थिक लेन देन में खुलेपन में प्रतिबिंबित हुआ। भरोसे का सहारा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों को में रेखांकित हुआ। ठीक है, देखिए उदारीकरण के बाद भारतीय जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके आर्थिक मॉडल ने उन दोनों ही स्तंभों को आवश्यक जो है सहयोग दे रही है जिसकी वकालत हमारी पारंपरिक सोच में की गई है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में बाजार के अदृश्य सहयोग से प्राप्त हो रहे व्यापक लाभों के बारे में बताया गया है। तो हमारे जो आर्थिक जो समीक्षा है उसमें बाजार जो है उसके मार्केट के अदृश्य सहयोग से, तो हमारे जो है कंट्री की जीडीपी कैसे इंक्रीज हो रही है उसके जो है और उससे किस तरीके के व्यापारिक लाभ मिल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ धन सृजन भी हो रहा है। तो देखिए समझिए बात क्या है कि उदारीकरण 1991 में हुआ था और उसके बाद जो हमारी जीडीपी है और पर कैपिटा जो पर पर्सन जो जीडीपी है उसमें जो है इंक्रीज हुआ है और साथ में ही क्या है जो धन सृजन का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो भी साथ में बढ़ा है। देखिए जब जीडीपी इंक्रीज हुई है और जब पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज हुई है तो लोगों ने जो है सृजन की तरफ भी ध्यान दिया है। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा में ये भी बताया गया है कि जो बंद पड़े सेक्टरों की तुलना में उदार या खोले जा चुके सेक्टरों की वृद्धि ज्यादा जो है हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो बंद थे, उदारीकरण के पहले जो सेक्टर्स थे वो बंद थे। ठीक है, हमने इकोनॉमी थोड़ा क्लोज रखी हुई थी, तो ऐसे जो है उसकी अपेक्षा जो सेक्टर खोल दिए गए हैं उसमें जो है ज्यादा जो है उसकी तुलना में ज्यादा जो है वृद्धि नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अदृश्य सहयोग को भरोसे का सहारा देने की जरूरत है। अदृश्य सहयोग को भरोसे का, समझिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात है, अदृश्य सहयोग को भरोसे का सहारा देने की जरूरत है जो वर्ष 2011 और 13 तक की अवधि के दौरान वित्तीय सेक्टर के प्रदर्शन से परिलक्षित होता है। ठीक है ना, हमारा क्या है भारतीय समीक्षा जो है में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के संबंधी भारत की आकांक्षा का उल्लेख किया गया है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा में हमने जो है उल्लेख किया है कि $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन जाएगी हमारी, इसका भी उल्लेख हमारे उसमें किया है। और देखिए जो इसकी निर्भरता जो है कौन कौन से जो है चीज़ें हैं जो इस पर निर्भर होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, पहला तो हमारा है बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना। जो बाजार से हमें हेल्प मिल रही है और जो विजिबल नहीं है, जो दिख नहीं रही है, उसको हमें और मजबूत करना ताकि जो है बाजार से हमें और जो है
हेल्प मिल सके, इसके भरोसे को सहारा देना। ठीक है, अब देखिए बिजनेस अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देकर अदृश्य स्तर पर सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, अब जैसे बाजार हमें कैसे सहयोग, बाजार हमें जाके लाके पैसा डायरेक्टली थोड़ा ना देती गवर्नमेंट को, लेकिन क्या है कि बाजार अगर मजबूत रहेगा तो जो है गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी ऑल ओवर कंट्री की वो भी मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसी को कहते हैं अदृश्य स्तर पर जो है बाजार का सहयोग। बार बार ये आ रहा है अदृश्य स्तर पर बाजार का सहयोग, तो इसका मतलब यही है कि अगर बाजार के लिए ऐसी नीति बना दी जाए कि जिससे जो है जो बाजार है, जो मार्केट है, उसके लिए अगर अनुकूल परिस्थिति रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी भी जो है इंक्रीज होगी। ठीक है ना? तो अब क्या करना है इसके लिए? अब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति ये है कि इसके नए जो प्रवेशकों को समान अवसर देना। ठीक है, जो नए लोग हैं जो मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं उनको जो है इक्वलिटी के बेस पे उनको लेके आओ, उनको समान अवसर दो। दूसरा क्या है? उचित प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करना। तो देखिए उचित प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है नहीं है कि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो होगा क्या कि होता ये है कि फिर लोग जो है बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो मजबूरी है लोगों की यही चीज लेने की। तो इसलिए उचित प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और कारोबार में सुगमता को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना? जो है इजीनेस होना चाहिए, हर चीज जो है इजी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए उसकी, और प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये क्या है, हमारे बाजार को जो है मजबूत करने के कुछ जो है पॉइंट्स हैं जो उठाने चाहिए। अब देखिए सरकार के ठोस कदमों के जरिए बाजारों को अनावश्यक रूप से नजरअंदाज करने वाली नीतियों को समाप्त करना। ठीक है, तो ऐसे ठोस कदम उठाए जाए जो बाजार को जो है नजरअंदाज कर रही हूँ, वो जो है नीतियां अब नहीं होनी चाहिए। रोजगार सृजन के लिए व्यापार को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जो व्यापार है उसको सुनिश्चित करना ताकि रोजगार का सृजन हो पाए। जो है देखिए पॉपुलेशन बहुत ही जो है बड़ी पॉपुलस कंट्री हमारी इंडिया है, सेकेंड नंबर पे है, और कुछ दिन बाद जो है चाइना को ओवरटेक करके जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी इंडिया ही हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि रोजगार की कितनी समस्या है, तो रोजगार की समस्या को जो है उसको बेटर बनाने के लिए वो स्थिति जो व्यापार है उसको एक सुनिश्चित करना चाहिए रोजगार, ताकि सृजन हो पाए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का कारोबारी स्तर दक्षतापूर्ण बढ़ाना। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो है कारोबारी स्तर जो है उसको भी जो है इफिशियंसी के साथ उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में भरोसे का आइडिया अपनाना जो अधिक इस्तेमाल के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु के रूप में भरोसे का आइडिया अपनाना मतलब एक जो है एक होता है ना बिलीफ होता है, एक फेथ होता है, उसको जो है और इंक्रीज करना। तो जब जो चीज़ हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं वो चीज़ और इंक्रीज, तो क्या होता है कि जब हम आइडिया अपनाएंगे उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है और इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के सुझाव क्या दिया गया है कि इसकी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो डाटा या डेटा एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए पारदर्शिता और जो है कारगर अमल को सशक्त बनाए। तो प्रौद्योगिकी कैसी होनी चाहिए और डेटा, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो है उसकी पारदर्शिता और कारगर अमल को सशक्त बनाए, पारदर्शिता रखे, क्लियरिटी हो हर चीज में, और उसको उसका अमल जो है और उसका जो अमल है, अमल मतलब क्या होता है कि उस पर हम काम कर रहे हो जो, ठीक है, उसको और जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता और धन सृजन। ठीक है, जमीनी स्तर पे हमें क्या करना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना है और धन के सृजन पे जो है और जो है बढ़ावा देना है उसको। उद्यमिता जो है देखिए उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने और धन के सृजन के लिए एक रणनीति के रूप में उद्यमिता। विश्व बैंक देखिए उद्यमिता क्या है, उत्पादकता को तेजी से, उद्यमिता बढ़ेगी तो उत्पादकता तेजी से बढ़ेगी और धन का सृजन भी बढ़ जाएगा, तो उद्यमिता पे हमें ध्यान रखना है। और विश्व बैंक की अगर हम सुने तो इसमें गठित इकाई जो है गठित जो नई कंपनियां हैं, ठीक है, नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारतीय तीसरे पायदान पे है। तो नई कंपनियां जो है इंक्रीज हो रही हैं, भारत तीसरे नंबर पे है, नई कंपनियों जो नई कंपनियां आ रही हैं। ठीक है, 2014 के बाद ही भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 14 के बाद बहुत सारी नई कंपनीज हमारे यहाँ जो है इंडिया में जो है आई हैं। और अगर 14 से 18 का जो है टाइम देखें तो इस अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में कई नई कंपनियां जो है कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर 12.2% रही। ठीक है, और 2006 से 2014 तक की बात करें तो यह वृद्धि दर 3.8 रही। ठीक है, तो यही बता रहा है कि 6 से 14 तक उतनी ज्यादा कंपनियां नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो नई कंपनियां हैं उनकी वार्षिक वृद्धि दर 12.2 बताया गया है। अगर हम 14 से 18 तक का पीरियड लें तो अभी करंट सिचुएशन में जो नई कंपनियां उनकी एंट्री हो रही है और वो जो है सामने इस्टेब्लिश हो रही हैं। ठीक है,
2018 में लगभग 1.28 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ, ठीक है। और 2014 में गठित लगभग 70,000 नई कंपनियों की तुलना में करीबन 80% अधिक है। तो मतलब कंपनी हमारे यहाँ नई कंपनी खुल रही है, अच्छी बात है ये, ठीक है। जो व्यापार है उसके लिए अच्छी बात है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। लेकिन कंपनियां खुलना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ईज हुई हैं तो कंपनी आगे खुल रही है। लेकिन कंपनी खुलने के बाद भी ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि वो सुचारू रूप से आगे चल भी सके, ठीक है। एक इन्वायरमेंट उनको देने की आवश्यकता है। देखिए, आर्थिक समीक्षा में भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर यानी 500 से अधिक जिलों में उद्यमिता से जुड़े घटकों और वाहकों पर गौर किया गया है। तो देखिए, जो हमारा प्रशासनिक पिरामिड है, ठीक है, प्रशासनिक पिरामिड में सबसे जो निचला स्तर है यानी 500 से अधिक जिलों में, ठीक है, जिलों में उद्यमिता के से जुड़े घटकों और वाहकों पर गौर किया गया है कि उनके पास क्या वो चीज़ें सपोर्टिव हैं कि वहाँ पे उद्यमिता है उसका जन्म हो सकता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दिया गया है। दूसरा हमारा है सेवा क्षेत्र में गठित नई इकाइयों की संख्या का विनिर्माण। सेवा क्षेत्र में और बहुत सारी नई कंपनियों जो है नई कंपनियां उनकी संख्या जो है बढ़ी है सेवा क्षेत्र में भी। अवसंरचना की अगर बात करें और कृषि क्षेत्र में गठित इकाई की तुलना में काफ़ी अधिक है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में गठित इकाई की कंपनियों का विनिर्माण अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र में और नई जो है कंपनियां आई हैं अगर हम कंपेयर करें अवसंरचना से और कृषि से, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र हमारा जो है बूम पे है। सर्वे में यह बात रेखांकित की गई है कि जमीनी स्तर पर उद्यमिता केवल आवश्यकता से ही प्रेरित नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो है सर्वे में बताया है कि जो जमीनी स्तर पर जो है उद्यमिता केवल आवश्यकता से प्रेरित नहीं होती, उसके प्रेरित होने के और बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। किसी जिले में नई कंपनी के पंजीकरण में 10% की वृद्धि होने से सकल घरेलू जो जिला उत्पाद है जीडीपी में 1.8% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी जिले में कंपनी के पंजीकरण में अगर कोई कंपनी 10% जो है नई कंपनीज पंजीकृत होती हैं तो जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो सकल घरेलू जो है उत्पाद है जीडीपी है उसमें 1.8% की बढ़ोतरी होगी। तो आप सोचिए अगर नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंपनीज बन रही हैं तो हमारी जीडीपी का जो है कितना परसेंट जो है इंक्रीज हो सकता है, हमारी जीडीपी पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए बात की गई है कि एक जो है सुटेबल एक जो है अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि कंपनीज जो है ग्रो कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिला स्तर पर उद्यमिता का उल्लेखनीय असर जमीनी स्तर पर धन सृजन पर होता है, समझ रहे हैं। तो जिला स्तर पे अगर हम उद्यमिता को देखना चाहते हैं, अगर हम कंट्रीज को आते हुए डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि जमीनी स्तर पर धन सृजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और अगर जमीनी स्तर पर धन सृजन हो रहा है तो उसका मतलब है कंपनीज बढ़ी हैं, कंपनी बढ़ेंगी तो लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और धन का सृजन हो पाएगा, समझ रहे हैं आप बात को। नेक्स्ट हमारा है भारत में नई कंपनियों का गठन विषम है, ठीक है, और ये विभिन्न जिलों एवं सेक्टरों में फैली हुई हैं। तो जो नई कंपनियां हैं उनका जो गठन है ऐसा नहीं है कि इक्वल है हर जगह, कंपनियां जो है इतना ज़्यादा हो सकता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना हो किसी जगह, तो किसी जगह जहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है नई कंपनियां वहाँ पे जो है क्या होती हैं वो स्टैब्लिश हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किसी भी जिले में साक्षरता और शिक्षा के स्थान पर स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। किसी भी जिले में साक्षरता और शिक्षा के स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इसमें से जो कुछ बिंदु है उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए यह असर सबसे अधिक तब नजर आता है जब साक्षरता 70% से अधिक हो। जहाँ पर जो है साक्षरता होगी कंपनी जो उद्यमिता है वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है ना। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर एजुकेशन लेवल है तो उद्यमिता का विकास भी वहीं पे ज़्यादा होने को हमें दिखता है और 70% अधिक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो जो न्यूनतम साक्षरता दर 59.6% वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ, ठीक है। तो अगर हम ईस्टर्न जो हमारा पूर्वी भारत है अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या साक्षरता दर 59.6% है। तो वहाँ पे देखा गया है कि जो कंपनियां हैं उनका गठन बहुत कम हुआ है। क्यों? साक्षरता दर कम है तो उद्यमिता कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किसी भी जिले में भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता का नई कंपनियों के गठन पर काफी असर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई जिले का भौतिक मतलब फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। फिजिकली अगर वो डेवलप्ड है तो नई कंपनियां वहाँ पे गठन उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो पाएगा भाई, ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं
और लोगों का भी उसमें सहयोग होता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जिले में जो है डेवलप्ड होगा, वहाँ पे कंपनीज आएंगी। आप देखिए कहीं पे अगर कोई कस्बा है जहाँ पे जो है फिजिकली जो है वो डेवलप नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कंपनीज वहाँ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कारोबार में सुगमता और लचीले श्रम कानूनों में विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों का गठन करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे लचीले श्रम कानूनों से विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में जब श्रम कानून बहुत कठोर होते हैं तो क्या होती हैं, तो उसमें कारोबार में सुगमता नहीं आएगी और नई कंपनियों का गठन नहीं हो पाएगा। तो श्रम कानून जो है कठोर जो है लचीले श्रम कानून का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपका बाल मजदूरी है उसको प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन श्रम कानून ऐसे होने चाहिए कि जिससे जो है कंपनियां जो है लग सके, विनिर्माण क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिल सके, सुगमता जो है बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो श्रम कानून में इस तरीके के बदलाव होने जरूरी हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में यह भी सुझाव क्या दिया गया है कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए और लचीले श्रम कानून को लागू करने से जिले और इस तरीके के सभी राज्यों में अधिकतम रोजगार सृजित हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम जो है कारोबार की सुगमता को बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू हम कारोबार की सुगमता को बढ़ा देते हैं और लचीला श्रम कानून थोड़ा करते हैं, तो क्या होगा कि जो जिला और इसी तरीके से राज्यों में अधिकतम हम रोजगार को सृजित कर सकते हैं, हम जो है एम्प्लॉयमेंट को और हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है बिजनेस अनुकूल बनाम बाजार अनुकूल। ठीक है, तो क्या है बिजनेस अनुकूल बनाम बाजार अनुकूल? ठीक है, देखते हैं इसको। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने संबंधित भारत की आकांक्षा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो जो है कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, और वो नहीं होगा तो जो हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या चीजें हैं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, बिजनेस अनुकूल नीति को बढ़ावा देना। बिजनेस अनुकूल नीति को बढ़ावा देना मतलब क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जिससे बिजनेस को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, जिससे जो है पेपर वर्क्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही जो है एक ईज वे में हो सके, है ना, इजी वे में आगे बढ़ सके, जो धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की ताकत को उन्मुक्त करती हैं। तो बिजनेस अनुकूल जो नीति होती है वो क्या करती है, धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की ताकत को उन्मुक्त करती हैं। ठीक है, बाजार में जब बिजनेस अनुकूल होगा तो बाजार में जो है क्या आएगी, प्रतिस्पर्धा होगी और जो है जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। ठीक है, 60 गांठ वाली नीति से दूर होना। ठीक है, 60 गांठ वाली जो नीति होती है उससे दूर होना है, विशेषकर ताकतवर निजी स्वार्थों को पूरा करने को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तो अगर 60 गांठ वाली नीति रहेगी तो क्या होगा, जो निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है उसको ताकत मिलेगी कि कोई एक पर्टिकुलर कोई है जिसका स्वार्थ जो है, जिसका हित वहाँ पे सध रहा है, जिसका हित पूरा हो रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो वहाँ पे कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं हो पाएगी, वहाँ पे बिजनेस अनुकूल नीति इसको नहीं कह पाएंगे हम। तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि 60 गांठ वाली नीति से दूर रहना है और बिजनेस अनुकूल नीति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारा है उसको जो है कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जो है पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शेयर बाजार के नज़रिए से अगर हम देखें तो उदारीकरण के बाद व्यापक बदलाव लाने वाले कदमों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। ठीक है, जो उदारीकरण हुआ उसमें जो है व्यापक बदलाव हुए, उसके लिए जो स्टेप्स है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। जैसे कैसे देखते हैं, देखिए उदारीकरण से पहले सेंसेक्स में शामिल किसी भी कंपनी के इसमें 60 वर्षों तक बने रहने की आशा थी। यह अवधि उदारीकरण के बाद घटकर 12 वर्ष की रह गई है। ठीक है, तो देखिए उदारीकरण जब था तो उसके पहले एक बाउंडेशन थी कि अगर सेंसेक्स में कोई जो है शामिल हो रहा है, सेंसेक्स में शामिल हो जो है किसी भी कंपनी से ये जो है उम्मीद की जाती थी कि वो 60 वर्षों तक उसमें बना रहे। और अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, उदारीकरण के टाइम पे उसको घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। तो कंपनी के लिए भी ये कोई इतना बंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रत्येक 5 वर्ष में सेंसेक्स में शामिल 1/3 कंपनी में फेरबदल देखा गया है। ठीक है, तो जो है सेंसेक्स में शामिल 1/3 कंपनीज में फेरबदल देखा गया, जो अर्थव्यवस्था में नई कंपनियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की निरंतर आवक को दर्शाता है। ठीक है, देखिए कंपनीज में फेरबदल देखा गया। अब उससे क्या होता है कि नई कंपनीज जो हैं वो और नए उत्पाद है या नई प्रौद्योगिकी जो है वो निरंतर जो है क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, समझ रहे हैं ना, समायोजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए
प्रतिस्पर्धा बाजारों को सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद साठगांठ को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने अर्थव्यवस्था में मूल्य पर अत्यंत प्रतिकूल असर डाला है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी बाजारों को जो है सुनिश्चित करने में, ठीक है, प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हों, उसको जो है एक सुनिश्चित उसको करने के लिए उस साठगांठ वाला जो है अगर हम नीति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मूल्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में मूल्य पर बहुत ही जो है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्यों, देखते हैं। 2000 वर्ष 7 से लेकर 2000 वर्ष 10 तक की अवधि के दौरान आपस में संबंधित कंपनियों के इक्विटीज इंडेक्स का प्रदर्शन बाजार में मुकाबले में 7% सालाना अधिक रहा, जो आम नागरिकों की कीमत पर प्राप्त असामान्य लाभ को दर्शाता है। ठीक है, 2007 से अगर 10 का हम जो है टाइम पीरियड देखें तो इस समय में आपस में संबंधित कंपनियों की इक्विटी इंडेक्स का जो प्रदर्शन है वो 7% सालाना अधिक रहा। ठीक है ना, जो आम नागरिकों की कीमत पर प्राप्त असामान्य लाभ को दर्शाता है। इसके विपरीत अगर हम 11 में देखें तो इस इक्विटी इंडेक्स का प्रदर्शन बाजार के मुकाबले 7.5% कम रहा। ठीक है ना, जो इस तरह की कंपनी में अंतर्निहित अक्षमता और मूल्य की कमी को दर्शाता है। तो अगर हम जो है आपका साठगांठ वाला नीति अगर अपनाते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि जो क्षमता है और मूल्य है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, कंपनियों की अंतर्निहित क्षमता और मूल्य में कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है ECA के तहत औषधि मूल्य नियंत्रण। ठीक है, ECA के तहत औषधि मूल्य नियंत्रण। देखिए, DPCO 2013 के जरिए औषधियों के मूल्य का नियंत्रण किए जाने से नियंत्रित दवाओं की कीमतें अनियंत्रित समान दवाओं की तुलना में ज़्यादा बढ़ी हैं। देखिए, समान नहीं सामान्य है। ठीक है, तो क्या है आपका कि नियंत्रण करने की वजह से जो है औषधियों के मूल्य के नियंत्रण के लिए किए जाने की वजह से नियंत्रित जो दवाओं की कीमत है, ठीक है, वो अनियंत्रित सामान्य दवाओं की कीमत में ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो नियंत्रित जो कंट्रोल मेडिसिन की वैल्यू है वो जो है अनकंट्रोल्ड मेडिसिन की वैल्यू की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई हैं। सस्ती दवाएं जो हैं उसके फॉर्मुलेशन की कीमतें खर्चीली दवाओं के फॉर्मुलेशन से ज़्यादा बढ़ी हैं। तो सस्ती दवाएं जो हैं उसके फॉर्मुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं, उसके फॉर्मुलेशन की जो प्राइसेस हैं वो खर्चीली दवाओं के फॉर्मुलेशन से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इससे क्या साबित किया, इससे ये साबित होता है कि DPCO की सस्ती दवाओं की उपलब्धता के जो प्रयास किए गए वो उल्टे रहे। ठीक है ना, हमने जो कंट्रोल करने की कोशिश की तो कंट्रोल वाली जो है क्या हो गई, हमारी जो जिस नियंत्रित दवाएं जो थी उसकी कीमतें अनियंत्रित दवाओं की तुलना में ज़्यादा हो गई। सस्ती दवाओं के फॉर्मुलेशन की कीमतें, जो सस्ती दवाएं जो सस्ती होनी चाहिए थी उसकी कीमतें, उसके फॉर्मुलेशन की कीमतें और बढ़ गई। तो क्या हुआ, ये जो पूरा जो हमने किया जो DPCO का जो वो था सस्ती दवाओं की उपलब्धता, उसके जो प्रयास थे वो उल्टे पड़ गए। ठीक है ना, प्रयास क्या था कि लोगों को सस्ते में जो है मेडिसिन मिल सके, लेकिन उल्टी हो गई चीज़ें। सरकारी दवाओं का एक बड़ा खरीदार होने के कारण सस्ती दवाओं की कीमतें कम करने के लिए दबाव डाल रही है। तो सरकार क्या है कि एक क्या है, मेडिसिन का एक बहुत बड़ा खरीदार है, तो इसलिए वो प्रेशर डाल रही है कि जो है दवाएं जो हैं सस्ती दवाओं की कीमतें जो है कम करने के लिए जो है आगे कदम उठाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सरकार की ओर से दवाओं की खरीद का सौदा अपने हिसाब से करने के इस अधिकार का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य और कल्याण जो है परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी ओर से अगर दवाएं खरीदी जा रही हैं तो वो जो सौदा है वो अपने हिसाब से करते हैं, तो उसका जो है पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट चीज़ें होनी चाहिए, कितना जो है कहाँ से लिया जा रहा है, क्या जो है रेट है, तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जनता को भी अधिकार है ये चीज़ जो है वो जाने। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है खाद्यान्न बाजार में सरकार के हस्तक्षेप। ठीक है, खाद्यान्न के बाजार में सरकार का क्या हस्तक्षेप है। देखिए, खाद्यान्न बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण सरकार गेहूं और चावल की सबसे बड़ी खरीदार होने के साथ ही सबसे बड़ी जमाखोर भी हो गई है। ठीक है, तो सरकारी हस्तक्षेप जब से खाद्यान्न बाजार में है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सरकार है, आप जानते हैं कि गेहूं और चावल की सबसे बड़ी खरीदारी सरकार ही करती है, और खरीदारी ही नहीं वो जमाखोर भी हो गई सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों की। तो निजी जमाखोर से सरकार को हटाना, ठीक है, निजी कारोबार से सरकार को हटाना, सरकार का खाद्यान्न पत्र सब्सिडी का बोझ बढ़ना,
सरकार पर जो खाद्यान्न है उसकी सब्सिडी का बोझ बढ़ना। भाई सब्सिडी, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, और इस टाइम तो आपने देखा कि जो कोविड-19 के उसमें कितनी सारे जो आपके फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो एक सब्सिडी का एक बोझ है, वो भी एक बोझ है। हालाँकि ये जो है एपिडेमिक्स का जो है इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है तो वो जो है दायित्व भी है, लेकिन जो सब्सिडी का बोझ है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है सरकार के ऊपर, ठीक है। मार्केट की अक्षमताएँ बढ़ाने से कृषि क्षेत्र का दीर्घावधि विकास प्रभावित, ठीक है। अगर मार्केट की क्षमताएं बढ़ेंगी, मार्केट में क्षमताएं कम होंगी तो कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखिए, खाद्यान्न नीति को अधिक गतिशील बनाना और अनाजों के वितरण के लिए पारंपरिक पद्धति के स्थान पर नकदी अवतरण, फूड कूपन तथा स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है। देखिए अब क्या है कि खाद्य जो, देखिए ये है हमारी किस लिए सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी कैसे बनेगी, $5 ट्रिलियन की। तो ये सारे जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हो पाएंगे। तो अब क्या करना है, खाद्यान्न नीति को जो है अधिक गतिशील बनाना है। कैसे? वो ऐसे होगा कि जो वितरण जो है वो पारंपरिक तरीके से जो वितरण प्रणाली है उसके जगह पे नकदी अंतरण है, नकदी हमें जो है उसको फूड ग्रेन की जगह नकदी जो हमें दे देना है, फूड कूपन दे देना है, या फिर स्मार्ट कार्ड के जो है जरिए इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कर्ज माफी, देखिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दी जाने वाली कर्ज माफी की समीक्षा, ठीक है। कर्ज माफी की समीक्षा होनी चाहिए, और साथ में ही देखिए कर्ज माफी बहुत, जो हमारे कृषक हैं, जो किसान हैं, उनकी ऐसी एडवर्स कंडीशन है तो कर्ज माफी जो है ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि वही अन्नदाता हैं, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको मजबूत बनाना ज़रूरी है। लेकिन कर्ज माफी की जगह कर्ज माफी उन्हीं की होनी चाहिए जिनको ज़रूरत है। अगर हम देखें तो निकल के ये आता है कि जो लोग थोड़ा सा कैपेबल होते हैं वो अपना नाम जो है रजिस्टर कराते हैं, और जो लोग जो है जिनको कर्ज माफ़ी होनी चाहिए वहाँ तक वो योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं। तो उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए कि किसको ज़रूरत है कर्ज माफ़ी की और किसको नहीं ज़रूरत है। क्या ऐसा तो कोई नहीं है जो इंक्लूड हो गया जिसको ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। पूरी तरह से कर्ज माफ़ी की सुविधा वाले लाभार्थी कम खपत, कम बचत और कम निवेश करते हैं, ठीक है। पूरी तरह अगर कर्ज माफ़ी की सुविधा वाले जो लाभार्थी हैं वो क्या करते हैं, कम खपत करते हैं, कम बचत करते हैं और कम निवेश करते हैं, जिससे आंशिक रूप से कर्ज माफी वाले जो है लाभार्थियों की तुलना में उनका उत्पादन भी कम हो जाता है, ठीक है। कर्ज माफी का लाभ लेने वाले ऋण उठाव के चलन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर कर्ज माफी का लाभ जो लेते हैं वो ऋण के उठाव के चलन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। वे कर्ज माफी का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के लिए औपचारिक ऋण प्रवाह को कम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कर्ज माफी लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के लिए औपचारिक ऋण के प्रवाह को कम कर देते हैं, और इस तर्ज पर क्या होता है, माफी के औचित्य को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऋण का जो प्रवाह है उसको कम कर दिया जाता है ऐसे किसानों के लिए, जो किसान जो है ये जो है कर्ज माफी जो है नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से कर्ज माफी के औचित्य को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा के सुझाव जो है क्या हैं, सरकार को अपने अनावश्यक हस्तक्षेप वाले बाजार के क्षेत्रों की जो है क्या है व्यवस्थित करने के से जांच करनी चाहिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सरकार को अपने अनावश्यक हस्तक्षेप वाले बाजार के क्षेत्रों की व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, जो बाजार के उनके क्षेत्र हैं उसको व्यवस्थित तरीके से जांचें, उसको पड़तालें, उसको समझें। और क्या सुझाव है कि विभिन्न अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप कभी सही रहे थे वो अब बदलती अर्थव्यवस्था के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सही था, लेकिन अब देखिए जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बदल रही है, तो हो सकता है कि अब जो हस्तक्षेप हो सरकार का वो ना प्रासंगिक हो या ना सही हो, ठीक है। तो उसको जो है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हमें रिव्यू करते रहना चाहिए, उसकी समीक्षा करते रहनी चाहिए कि वो चीज़ें क्या अभी भी रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट हमारा है, ऐसी सहकारी हस्तक्षेपों के खत्म किए जाने से बाजार प्रतिस्पर्धी होंगे जिनसे निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और अगर हम सरकारी जो हस्तक्षेप है वो कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे यही फ़ायदा होगा कि जो निवेश है और आर्थिक विकास है वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी आप जानते हैं जल्दी जो है बूम होगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क उत्पादों में विशेषज्ञता के जरिए विकास और रोजगार सृजन, ठीक है। नेटवर्क उत्पादों में विशेषज्ञता जो है लाने से व्यापार और जो है विकास का जो है हमारा क्या होगा, विकास होगा और व्यापार का सृजन हो जाएगा।
तो क्या है, हमारे आर्थिक समीक्षा में ये भी कहा गया है कि भारत के पास श्रम आधारित निर्यात को बढ़ावा, क्या है, भारत के पास श्रम आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन के समान अभूतपूर्व अवसर हैं। ठीक है, श्रम आधारित जो है निर्यात, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो है पॉपुलेशन कंट्रीज हैं और क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है ना, यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, तो चीन की तरह वहाँ पे भी भारत में भी अभूतपूर्व अवसर हैं। किसके लिए? श्रम आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, दुनिया के लिए भारत में असेंबल इन इंडिया, दुनिया के लिए भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2025 तक 3.5% तथा 2030 तक 6% हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी? भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों योजनाओं को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो जो निर्यात बाजार है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी होगी वो 2025 तक 3.5 हो जाएगी और 2030 तक वो 6% हो जाएगी। ठीक है, 2025 तक देश के में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी। ठीक है, अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम व्यू रखते हैं तो क्या करेंगे, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, नौकरियां मिलेंगी। तो 25 तक 4 करोड़ नौकरियां और 30 तक जो है 8 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। ठीक है, 2025 तक भारत को 5000 अरब वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए जरूरी मूल्य संवर्धन में नेटवर्क उत्पादों को के निर्यात में 1/3 की वृद्धि करेंगे। तो जो नेटवर्क, उसमें जो हमारा मूल्य संवर्धन है उसमें नेटवर्क उत्पादों के निर्यात में 1/3 जो है वृद्धि होगी। समीक्षा में क्या सुझाव दिया गया है कि निम्नलिखित अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को चीन जैसी रणनीति का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है ना, चीन किस पे जो है अपना, चीन ने कृषि से ज़्यादा उसने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया था और हमने यहीं पे गैप कर दिया था। हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो बहुत डेवलप नहीं था स्टार्टिंग से ही। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा आज भी देखिए बहुत सारे लोग कृषि में लगे हुए हैं और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, एक जंप है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने जंप करके सर्विस सेक्टर पे डायरेक्टली आए हैं। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में दिखती है वो इसी वजह से है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो हमें इसको डेवलप करने के लिए हमें चीन जैसी रणनीति तो अपनानी ही होगी ना, क्योंकि हमारे पास भी कैपेबल लोग हैं, हमारे पास जो है मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, एक जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे जो है इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी, बूम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, श्रम आधारित क्षेत्रों विशेषकर नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता हासिल करना। ठीक है, तो श्रम आधारित क्षेत्र, श्रम आधारित तो हैं, लेकिन अगर नेटवर्क उत्पादों की बात होती है तो उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसमें स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, स्किल्ड जो है लेबर होनी चाहिए हमारी, तो उसको जो है हमें हासिल करना, उसको स्किल प्रोवाइड करना, ये जो है हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क उत्पादों के बड़े स्तर पर असेंबलिंग की गतिविधियों पर खास तौर से केंद्रित ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जब नेटवर्क उत्पाद बढ़ेगा तो असेंबलिंग करनी ही पड़ेगी, तो असेंबलिंग पे हमें ध्यान देना ही है। ठीक है, अमीर देशों के बाजार में निर्यात को बढ़ावा देना, ऐसी कंट्रीज जो परचेज कर सकती हैं, वैसा नहीं कि हम जो है अफ्रीका में, वो भी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो है सूडान में ले जाके बेचना शुरू कर दें। ठीक है, तो हमें ऐसी कंट्रीज पे हमें फोकस करना है जो कैपेबल हों। ठीक है ना, जो जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी हो उतनी कि वो परचेज कर सकती हो, उन मार्केट्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, निर्यात नीति सुविधाजनक होनी चाहिए। ठीक है ना, निर्यात नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो है ज़्यादा ईज हो, ऐसा ना हो कि कोई कंपनी बना रही है और उसको निर्यात करने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि उसको लॉस हो रहा है और जो है सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुविधाजनक नीति होनी चाहिए निर्यात की। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा में भारत की ओर से किए गए व्यापार समझौतों का कुल व्यापार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो अब ये विश्लेषण क्या है देख लीजिए। इसके अनुसार क्या है कि निर्यात किए गए कुल उत्पादों में 10.9% की, जबकि विनिर्माण जो है उत्पादों में निर्यात में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, निर्यात किए गए कुल उत्पादों में जो हमने निर्यात हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें 10.9% की इंक्रीज हुई है। ठीक है, 10.9% की इंक्रीज हुई है। और वहीं अगर हम विनिर्माण उत्पादों की बात करें तो उसके निर्यात में हमारा 13.4% की बढ़ोतरी है। तो विनिर्माण में जो है हमारी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 13.4% की बढ़ोतरी हुई है, किसमें, निर्यात में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, इसमें डाटा दिया हुआ है देख लीजिए, आयातित उत्पादों में 8.6% की तथा जो है विनिर्माण उत्पादों में 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, प्रतिवर्ष भारत में विनिर्माण उत्पादों के व्यापार अधिशेष में 0.7% तथा कुल उत्पादों के व्यापार अधिशेष में 2.3% की वृद्धि हुई है।
ठीक है, तो ये डाटाज हैं, ये आपको देख लेना है। और भारत में कारोबारी सुगमता लक्ष्य क्या है? भारत में कारोबारी सुगमता लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब उसी में सब टॉपिक है, तो हमें देखना है। देखिए क्या लक्ष्य है, कैसे हमें कारोबारी सुगमता को हम जो है उसको अपने लक्ष्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग, अगर देखी जाए विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2014 में भारत जहाँ पे 142वें स्थान पर था, ठीक है, वहीं 2019 में वो 63 स्थान पे। तो हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है कारोबारी सुगमता लक्ष्य में, ठीक है। 2014 में 142वें स्थान पे थे और वहीं हम 19 में जो है 63 स्थान पे आ गए हैं, तो हमने इम्प्रूवमेंट तो किया है। हालांकि इसमें देखते हैं अगर जो है इसके बावजूद भारत में कारोबार जो है शुरू करने की सुगमता, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान और अनुबंधों को लागू करने के पैमाने पर अभी भी काफी पीछे है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें अभी हम पीछे हैं। जैसे क्या है, अब जैसे ये है कि जो कारोबार शुरू करने की सुगमता, ठीक है, कैसे संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, उसमें जो है अभी उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। करों का भुगतान, ठीक है, और अनुबंधों को लागू करने के पैमाने, ये सारी चीजें अभी हम इसमें पीछे हैं, इसको हमें इम्प्रूव करना है। हमारा देखिए समीक्षा के कई अध्ययनों को शामिल किया गया है इसमें, और कुछ रुझान इस प्रकार हैं। कैसे हैं? वस्तुओं के निर्यात में लॉजिस्टिक सेवाओं का प्रदर्शन, ठीक है, वस्तुओं का जब हम निर्यात करते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक सेवाएं, लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, जब हम लोडिंग अनलोडिंग करना या फिर हम जो है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, तो वो सुविधाएं लॉजिस्टिक सुविधाएं होती हैं। तो उसका प्रदर्शन निर्यात की तुलना में आयात के क्षेत्र में ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो निर्यात में हम निर्यात करते हैं, तो लॉजिस्टिक जो सेवाएं हैं उनका प्रदर्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात जब करते हैं तो उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है। बेंगलुरु हवाई अड्डे से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात और निर्यात में यह बताया गया कि भारतीय लॉजिस्टिक्स सेवा किस तरह विश्व स्तरीय बन चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है भारत के बंदरगाहों में जहाज़ों से माल ढुलाई का काम 2010-11 में जहां 4.67 जो है था, और वहीं पे 18-19 में 2.48 हो गया है, ठीक है, आधा हो गया है। तो माल ढुलाई का जो काम है वो जो है हमारा लोडिंग अनलोडिंग, ये चीज़ें हमारी और डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, ये हो गया। कारोबारी सुगमता को और बेहतर बनाने के सुझाव हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? तो देखिए बेहतर बनाने के लिए सुझाव में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जहाजरानी मंत्रालय और अन्य बंदरगाह प्राधिकरणों के बीच करीबी सहयोग जो है शामिल है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि पर्यटन या विनिर्माण जैसे क्षेत्र, जैसे पर्यटन टूरिज्म है या विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को में अवरोध खड़े करने वाले नियामक जो प्रक्रियाओं को सरल बनाना। अगर ऐसा कोई जो है नियामक प्रक्रिया है जो हमारे पर्यटन या फिर विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अवरोध खड़ा करें, तो उसको ईजी बना देना है, ठीक है। और ईजी बना देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा जो है लक्षित उपायों की ज़रूरत है। इसको ईजी बना देंगे तो ज़्यादा, और हमें जो लक्षित उपाय मतलब ऐसे उपाय जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हो, तो ऐसे उपायों की ज़रूरत है, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती की एक समीक्षा देख लेते हैं इसको। देखिए समीक्षा में क्या कहा गया है कि 2019 में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, कितने? 50 ईयर्स पूरे हो गए हमारे 2019 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के, ठीक है। अब देखिए 1969 में जिस रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, उस हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम देखते हैं एक बार। देखिए भारत का केवल एक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है। एक बैंक है सिर्फ जो हमारा वर्ल्ड के 100 टॉप बैंक्स में शामिल है, ठीक है। यह स्थिति भारत के उन देशों की श्रेणी में जो है ला देती है जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुकाबले कई गुना कम है, जैसे फिनलैंड, जिसकी अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के आकार का 1/11 भाग है, ठीक है, एवं डेनमार्क का 1/8 है। उनकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से इतनी कम होने के बाद भी भारत का जो बैंकिंग में जो योगदान होना चाहिए, जो भारत के जो है विश्व के टॉप शीर्ष 100 बैंक हैं, उनमें जो है सिर्फ एक ही बैंक है भारत का, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए समीक्षा में क्या जो है बताया गया है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। एक सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र तो है ही, लेकिन एक सशक्त बैंकिंग का होना बहुत जरूरी है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70% है। जो हमारे पब्लिक बैंक्स हैं, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर हैं,
उनकी जो हिस्सेदारी है हमारे बैंकिंग सेक्टर में वो ज़्यादा है, 70% है। इसलिए अर्थव्यवस्था को सहारा देने में इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे जो है कदम उठाए जाते हैं जो बहुत जो है आपके असेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो एनपीएज हैं और ये बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे जिसमें जो है हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो कंपनीज को, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करती है, उसको सुदृढ़ करने का काम करती है। तो इस जो है ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक प्रदर्शन के पैमाने पर अपने समकक्ष समूहों की तुलना में उतने सक्षम नहीं है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं अगर हम उनको देखें तो अपने समकक्ष समूहों के जो उनके हैं उसकी तुलना में उतना ज़्यादा कैपेबल मतलब क्या है, उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है ये। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के में औसतन प्रति 1 रुपए के निवेश पर 23 पैसा का घाटा हुआ, ठीक है ना। तो पब्लिक जो सेक्टर के जो बैंक्स हैं उसमें जो है 1 रुपए अगर कोई निवेश कर रहा है तो 23 पैसे का घाटा हो रहा है, जबकि जो है गैर सार्वजनिक बैंक जो प्राइवेट जो है बैंक्स हैं उसमें जो है 1 पैसे में 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है। वहाँ पे 23 पैसे का घाटा हो गया और यहाँ पे जो है मुनाफा हुआ है 1 रुपए में 9.6 का। तो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है वो, ठीक है। कौन से सार्वजनिक बैंक? पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक बैंकों की में ऋण वृद्धि गैर सार्वजनिक बैंकों की जो है तुलना में काफ़ी कम रही है। तो जो ऋण की वृद्धि है, ठीक है, कहाँ पे? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, वो गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में काफ़ी कम है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक सक्षम बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि बैंकों के शेयर में कर्मचारियों के लिए हिस्सेदारी की योजना, जो बैंक का शेयर है उसमें कर्मचारियों की हिस्सेदारी हो ताकि वो जो है और बहुत इंतजाम के साथ काम कर पाएँ। बैंकों के जो बोर्ड में, जो बैंक का बोर्ड है उसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ठीक है। ये तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि जो है उनका प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, ड्यूटी नहीं है वो डीपीएसपी में, ठीक है। तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना होता है और उन्हें बैंक के शेयर धारकों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन देना, ठीक है। वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो ये तो मैनेजमेंट का रूल है कि अगर जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल तभी कंप्लीट हो पाएगा जब इंडिविजुअल गोल कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है ही नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कैसे करेंगे, ज़्यादा दिन तक वो करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा है जीएसटीएन जैसी व्यवस्था करना, ठीक है। जीएसटीएन की व्यवस्था जो है यहाँ पे लागू करना ताकि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं बैंकों से उपलब्ध आंकड़ों का जो संकलन किया जा सके और बैंकों से कर्ज लेने वाले पर बेहतर निगरानी रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। कैसे? जो लोगों बैंकों से जो लोग कर्ज ले रहे हैं तो उनके ऊपर बेहतर निगरानी हो, ठीक है ना। बेहतर निगरानी हो मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे देखें। निगरानी का मतलब ये होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, किस बेस पे जो है वो ऋण मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस पे वो ऋण मांग रहे हैं उस पर ऑलरेडी दो चार जगह से 2-4 बैंकों से वो ऋण ले चुके हों। तो उसका जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर करना होता है और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये जो है पॉइंट्स हैं जिससे हम जो है थोड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय जोखिम, ठीक है। एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय जोखिम नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है, देखते हैं। देखिए जो हमारा बैंकिंग क्षेत्र है उसमें नकदी की मौजूदा संकट को देखते हुए शेडो बैंकिंग के खतरे को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारणों का पता लगाना, ठीक है। क्योंकि जो है शेडो बैंक्स हैं उनके खतरों को बढ़ावा देने के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि नकदी की कमी है, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की कमी है। तो देखिए आवर्ती जोखिम के मुख्य घटक हैं आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम, अंतर संयोगी जोखिम, गैर वित्तीय कंपनी का वित्तीय और संचालन लचीलापन, ठीक है, संचालन लचीलापन, अल्पावधि में बड़े फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता, जो कम जो है टाइम में बड़े फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता, और यह समीक्षा नैदानिक या हेल्थ स्कोर्स की गणना करती है। इसके लिए हाउसिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग और बैंकिंग जो गैर बैंकिंग रिटेल कंपनी की आवर्ती जोखिम की गणना की जाती है। अब देखिए हेल्थ स्कोर का विश्लेषण क्या है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के हेल्थ स्कोर में 2014 के बाद घटते हुए रुझान को प्रदर्शित किया है। तो जो हेल्थ स्कोर है बैंक का, जैसे ह्यूमन का हेल्थ स्कोर होता है, ऐसे बैंक का क्या हेल्थ है, बैंक स्वस्थ है कि नहीं, तो उसका हेल्थ स्कोर में अगर हम देखें तो हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है उसका जो हेल्थ स्कोर है वो 2004 के बाद जो है घटता हुआ दिख रहा है और 2019 के अंत में संपूर्ण क्षेत्र का हेल्थ स्कोर काफ़ी खराब रहा है। तो हाउसिंग का ही नहीं, अगर संपूर्ण क्षेत्र देखें तो सबका जो है हेल्थ खराब ही रहा है 2019 के बाद। अब देखिए रिटेल बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर 2014 से काफ़ी जो है
कम था। रिटेल जो बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, रिटेल बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर 2014 से 2019 तक काफ़ी कम थे। तो ओवरऑल सबके जो है हेल्थ नहीं सही थे। अब देखिए, जो बड़ी रिटेल कंपनियां हैं वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर अधिक था, परंतु मध्यम और छोटी कंपनियों के पास 2014 से 2019 तक हेल्थ स्कोर कम था। जो बड़ी रिटेल कंपनीज हैं उनका हेल्थ स्कोर अच्छा है, लेकिन जो मध्यम जो और छोटी कंपनियां उनका हेल्थ स्कोर कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि हेल्थ स्कोर से आसानी से जो नकदी समस्याओं की पूर्व चेतावनी का संकेत मिल सकता है कि नकदी की समस्या क्या है, उसका जो हमें पहले से जो है चेतावनी हमें मिल जाएगी, पहले से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है निजीकरण और धन सृजन। ठीक है, निजीकरण और धन सृजन से हमें क्या लाभ होगा। तो देखिए, समीक्षा में CPSC के विनिवेश से होने वाली लाभों की जांच की गई है। इससे सरकारी जो उद्यम है उनमें निवेश करने को बल मिलता है। HPCL के इनमें सरकार ने 53.29% हिस्सेदारी के विनिवेश से राष्ट्रीय संपदा में इतने करोड़ की, मतलब 33 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, 33,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि निजीकरण और धन सृजन, निजीकरण कैसे करके धन सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो HPCL में सरकार की जो है 53.29% हिस्सेदारी जो है विनिवेश किया है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट की जो संपदा है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 11 केंद्रीय उद्यमों की रणनीति निवेश के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नेटवर्थ का कुल परिसंपत्तियों में आय, इक्विटी पर लाभ आदि जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, निजी हाथों में सौंपे गए केंद्रीय उपक्रमों ने समान संसाधनों से अधिक संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। तो जो चीज़ें निजी हाथों में हैं, ठीक है ना, निजी में हैं, उनमें जो है केंद्रीय उपक्रमों में अगर उनको कुछ चीज़ें सौंपी जा रही हैं, अधिक संपत्ति संसाधन सौंपे जा रहे हैं, समान संसाधन में ही उन्होंने अधिक जो है सफलता हासिल की है। किसने? निजी कंपनियों ने। ठीक है, समीक्षा में अधिक लाभ के लिए, दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा क्या है आपका व्यवसायवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय उपक्रमों में निवेश का सुझाव दिया गया है कि जो केंद्रीय उपक्रम है उसमें निवेश किया जाए। थालीनॉमिक्स देख लेते हैं। थालीनॉमिक्स व भारत में भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था। तो क्या है थालीनॉमिक्स? देखिए, पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान किया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में एक थाली के लिए आम व्यक्ति के लिए कितना भुगतान किया जाता है, इससे परिणामित करने का यह प्रयास किया गया है। इससे परिणामित करने का एक हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि कितना जो है भुगतान होता है। तो 1516 में अगर हम देखें तो ये माना जा सकता है कि जब खाद्य मूल्य के व्यवहार में परिवर्तन 1516 में 1516 को वह वर्ष माना जा सकता है जब खाद्य मूल्य के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, पूरे भारत में अगर हम चारों क्षेत्रों को हम देखते हैं तो 1516 से जो शाकाहारी थाली है, वेजिटेबल जो थाली है, उसके मूल्य में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, तो वेजिटेबल थाली के मूल्य में काफ़ी कमी आई है और हालांकि मूल्य में 2019-20 में वृद्धि हुई है। तो 1920 एक्सेप्शन था, लेकिन 1516 के बाद जो हमारा वेजिटेबल प्लेट है उसमें जो है उसके वैल्यू में, उसके प्राइस में कमी आई है। और 2015-16 के बाद शाकाहारी थाली के मामले में खाद्य मूल्य में कमी होने से औसत परिवार को लगभग 11,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, वही जो परिवार औसतन 2 मांसाहारी थाली खाते हैं, ठीक है, उन्हें समान अवधि में 12,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए 6-7 से 19-20 तक अगर हम देखें तो शाकाहारी थाली की वहनीयता 29% बेहतर हुई है और मांसाहारी थाली है उसकी वहनीयता 18% अधिक हुई है। तो मतलब जो वेजिटेबल जो थाली है वो 29% बेटर जो है वहनीयता, मतलब होता है उसको अफोर्ड करने की क्षमता, 29% बेटर हुई है। और अगर हम जो आपकी मांसाहार थाली को देखें तो वो 18% बेटर हुई है। ठीक है, तो देखिए 2019-20 में भारत का आर्थिक प्रदर्शन नेक्स्ट हमारा यही है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।